If UPSC Civil Services examination is a war, then probably optionals are one of the most potent weapons in your arsenal. A very warm welcome to all of you. My name is Piyush Madan. हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को एक युद्ध बोल रहे हैं, संग्राम बोल रहे हैं, एक जंग है और ऑप्शनल्स को शायद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शक्तिशाली वेपन भी कह रहे हैं। अब ऑप्शनल्स की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे शायद आपने सुना होगा, बट उसको शायद एब्जॉर्ब नहीं किया है। In this particular video, I want to discuss with you what are all the criteria which should go while considering which optional to choose. And अगर आप अभी भी confused हैं क्या optional लेना चाहिए and you don't have any idea with respect to how and when you should start preparation of optionals, then this video is for you. Starting with first thing, importance of optional की अगर बात करें तो on a very objective level, optionals हमारे 500 मार्क्स के हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स हमारे पास रिटन एग्जामिनेशन के हैं 1750, जिसमें से 500 ऑप्शनल एंड 1250 is distributed between GS 1 to 4 and the remaining GS paper which is the essay paper. तो 250 मार्क्स के 4 पेपर, 250 मार्क्स का essay 1250 एंड यहाँ पर 250 मार्क्स के 2 ऑप्शनल के पेपर। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी वेटेज क्या है, तो हम अगर 500 की बात करते हैं आउट ऑफ 1750, सो इट कम्स आउट टू बी 28.5%। अब 28.5% की वेटेज है आपके मेंस में। नाउ लेट्स मेक अ कंपैरेटिव असेसमेंट। अगर मैं AIR 1 की बात करूं ऑफ 2024, तो स्कोर है रिटन का 843। अगर AIR 1 की बात करूं ऑफ 2023, तो स्कोर है 899। और अगर मैं इस स्कोर को एवरेज कर दूं फॉर द फर्स्ट 10 और इवन 50 स्टूडेंट्स, तो ये नंबर कहीं ना कहीं 850 के आसपास आएगा। मतलब कि 1750 में से आपके 850 मार्क्स आ रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन में। इस 850 मार्क्स में से अब लेट्स ट्राई टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स। 850 में अगर मैं पर्सनैलिटी टेस्ट ऐड करता हूं तो जो भी स्कोर आता है वो फाइनली मेरा स्कोर है जिसपे सिलेक्शन होगी। एंड वी ऑल नो दैट टॉपर का स्कोर कहीं ना कहीं 50, 51%, 49% ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है। दैट मीन्स अगर आप टोटल 1750 प्लस अगर मैं पीटी पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स भी ऐड कर देता हूं, तो यहां पर 50% मार्क्स जिसके भी आएंगे उसको ऐड करके वो टॉपर बन जाएगा। और गिव और टेक 50% आगे पीछे जो भी है, 49, 51, व्हाटएवर बी द केस। अब यहां रिटन में ही 850 मार्क्स का स्कोर है। इस 850 मार्क्स में से अगर मैं ऑन एन एवरेज 250 मार्क्स हटा दूं ऑप्शनल के, तो स्कोर रह जाता है 600 सिर्फ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप यहां तैयारी कर रहे हैं 1250 मार्क्स की, जिसमें से ऑन एन एवरेज टॉपर्स टॉप 50 के कहीं ना कहीं स्कोर आ रहा है 600, 1250 में से, विच इज लेस देन 50%। अब आपका ये लेस देन 50% है। यहां पर स्कोर मैंने ऑप्शनल का 250 एवरेज माना है, विच मींस ये 50% स्कोर है। अगर आप ऑप्शनल में 250% लेकर आते हो और जीएस में 50% भी नहीं टच कर पाते हो, तो भी आप टॉपर्स की कैटेगरी में आते हो। विच मींस ये जो मेरा 28.5% है, ये फाइनल डे इस पूरी सिलेक्शन में 850 की सिलेक्शन में तो और भी ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यहां पर ये नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो ऑल्सो अबाउट दिस, कि ऑप्शनल्स का जो स्कोर है उससे आपकी रैंक डिटरमिन होगी। तो 250 है, 260 है, 270 है, 300 है, 250 50%, 300 60%, 60% तक स्कोर किया जा सकता है यहां पर। That is going to give you a huge edge in your preparation and finally in your rank. This is a well known fact, but a lot of students don't acknowledge this and absorb this fact कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आप 220, 230, 240 की तैयारी करते हैं, हो जाती है, वो तैयारी हो जाती है, बहुत बड़ी तैयारी नहीं है, वो बहुत मुश्किल तैयारी नहीं है। हाँ, जरूर मुश्किल ये है कि आप कितने समय तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ रह सकते हैं। तो उसकी बात बाद में करेंगे, हाउ टू चूज ऑप्शनल। तो यहां से मुझे ये पता लगता है कि परसेंटेज टर्म्स में ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल है। एंड फाइनल डे, इवन इफ यू आर वेल रेड विद रिस्पेक्ट टू ऑल योर जीएस सब्जेक्ट्स विच आर डायनामिक इन नेचर, तो भी यहां पर मार्क्स 50% भी लाना मुश्किल हो जाता है।
बट यहाँ पर आप 50% क्या 60% भी मार्क्स ला सकते हैं इफ यू हैव डन योर ऑप्शनल ऑब्वियसली इन सच अ मैनर दैट यू नो एवरीथिंग, विच ब्रिंग्स अस टू द फैक्ट कि ऑप्शनल डिटरमिन करेगा फाइनली, मान के चल रहे हैं एजम्पशन ये है कि ऑप्शनल में आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, बट ऑप्शनल का स्कोर डिटरमिन करेगा वेदर यू फॉल इन दिस कैटेगरी और दिस कैटेगरी। यहाँ पे यार 1 to 10 लिखा है, 1 to 50 ले लो, एक ही बात है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां से हमें पता लगता है रैंक तो मेरी ऑप्शनल से बनेगी। अब जो इससे भी टफ क्वेश्चन है वो आता है कि मैं ऑप्शनल्स के लिए कोचिंग के लिए जाऊं या सेल्फ स्टडी करूं। नाउ इन माय ओपिनियन इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एंड दिस वीडियो इज बीइंग मेड इन जून 2025, तो अगर मैं 2026 ऑप्शनल स्टूडेंट्स की बात करूं, सॉरी 2026 में जिन्होंने अटेम्प्ट देना है उनकी बात करूं, तो मैं नहीं मानता कि उनका सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन हो सकता है, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑप्शनल्स में आपको एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज रखनी पड़ती है एंड दैट इज बाय द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन ओनली। यूपीएससी का कहना एसेंशियली ये है, आई विल रीफ्रेज माई सेल्फ क्योंकि यूपीएससी पर से कुछ नहीं बोलती है, यूपीएससी का एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप 4 सब्जेक्ट्स में जनरल नॉलेज लेकर आइए, एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी आंसर राइटिंग स्किल्स लेकर आइए और अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना सीखिए, जो कि एसए का पेपर है, और बाकी 2 पेपर्स में एक्सपर्ट बन के आइए, क्योंकि हमें आपसे क्या चाहिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑन अ सब्जेक्ट जो आप चूज करके आओगे। यूपीएससी ये नहीं कहती है कि आपको सिर्फ 1 या 2 ही ऑप्शनल मिलेंगे या आपको चॉइस मिलेगी, आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में से चॉइस मिलती है और आपका जो दिल करता है वो चुनिए और उसमें हमें प्रूव कर दीजिए कि आप एक इन डेप्थ एनालिसिस भी कर सकते हो। तो पहली बात तो ऑप्शनल्स के लिए इन डेप्थ एनालिसिस जब चाहिए तो वो सेल्फ स्टडी से लाना मुश्किल है। दूसरी बात, अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है देन इट इज नियरली इम्पॉसिबल, चाहे आपको जितनी भी बात सुनने को मिले। अगेन आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर कॉम्पिटेंस, मैं आपकी कॉम्पिटेंस पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली ह्यूमनली इसको अपने आप से इतने कम समय में स्पेशली कर पाना बहुत मुश्किल है। So, in my opinion, if you are somebody who is appearing in 2026, then you should definitely consider getting some coaching, some foundation course, जहां से भी आपको अच्छा लगता है, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है उससे ले लीजिए, सेल्फ स्टडी में मत जाइए। अगर आप 2027, 2028 में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, 29 में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सेल्फ स्टडी, बट फिर उसके लिए भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बाद में कोई आंसर राइटिंग प्रोग्राम, कोई टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा and get to know things from the perspective of an expert or a person who has been teaching the subject or is with the subject from a considerable number of years, वो जरूरी हो जाता है। तो ये है पर्सनल ओपिनियन मेरी कि कोचिंग 2026 वालों के लिए तो जरूरी है। नाउ द फैक्टर्स विच विल इम्पैक्ट द चॉइस ऑफ योर ऑप्शनल। अब ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आपको क्लटर मिलेगा मार्केट में, नॉइज बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन कैसे चुनना चाहिए। जनरली जो पैरामीटर्स हैं वो है इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, ओवरलैप विद जनरल स्टडीज, लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट, सक्सेस रेट, प्रायर बैकग्राउंड क्या है आपका, आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा है, गाइडेंस मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, तो टेस्ट सीरीज मिलती है, फाउंडेशन मिलता है। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आप लिख कर ये देख लेते हो कि मेरा जो आंसर है वो बाकियों के कंपैरिजन में कहां पर है। तो मैंने एक आंसर लिखा, क्या उसमें 5 आउट ऑफ 10 मिलेगा, क्या उसमें 6 आउट ऑफ 10 मिलेगा, क्या मिलने वाला है, तो वहां गाइडेंस का रोल आता है। सोशल और नेचुरल साइंसेस क्या चाहिए आपको, सोशल एंड नेचुरल साइंसेस प्रायर बैकग्राउंड दे गो हैंड इन हैंड, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो आप ये देखिए कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, सोशल साइंस बैकग्राउंड से, नेचुरल साइंस बैकग्राउंड से। तो अगर आप नेचुरल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ये सब सब्जेक्ट्स शायद आपको इनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप नेचुरल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आपको पबैड लेना है, पीएसआईआर लेना है, आपको सोशो लेना है, एंथ्रो लेना है, हिस्ट्री लेना है, ज्योग्राफी लेना है। ऑल्दो कुछ ज्योग्राफी वाले लोग कहते हैं कि हम तो नेचुरल साइंस का पार्ट है। अगेन आई विल नॉट गेट इनटू दैट डिबेट। तो यहाँ पे आपका ध्यान यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। एक चीज जो डिटरमिन करती है वो है आपका बैकग्राउंड। अब अगर कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है देन ये फैक्टर का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। बट इफ यू आर गुड इन योर सब्जेक्ट
देन आई पर्सनली वुड रेकमेंड कि जो भी आपका बैकग्राउंड है उसी से एसोसिएटेड अपना ऑप्शनल ले लीजिए, एंड दिस हैज बीन टेकन बाय नंबर ऑफ टॉपर्स। तो मैथ्स ऑप्शनल से लेकर टॉप किया गया है बिकॉज प्रायर बैकग्राउंड वैसा है या प्रायर इंक्लिनेशन वैसी है। तो एक प्रायर बैकग्राउंड को देखिए बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ाई की है कॉलेज में एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट ऑफ योर ग्रेजुएशन, देन इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। फिर सिर्फ ये डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, क्या ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो छोड़ दो, फिर कहानी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है, मेडिकल साइंसेस की बात है, तो ये स्पेशलाइज्ड एरिया है। अगर कॉलेज में अच्छे से पढ़े हैं तो डेफिनेटली इन्हीं को लीजिए, क्योंकि आपको फर्दर एक्सपर्ट इसमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन और अपने एक्सपर्ट आंसर्स को दिखाना है और एग्जामिनर को बताना है कि आपको इन्फॉर्मेशन इतनी है। नाउ देन कम्स द पार्ट ऑफ गाइडेंस। जनरली आपको गाइडेंस मार्केट में मिल जाती है, एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं कुछ लिटरेचर बेस्ड सब्जेक्ट्स की, तो वहां पर शायद आपको ऑप्शनल में गाइडेंस नहीं मिलेगी जल्दी से। तो अगर मैं लिस्ट ऑफ ऑप्शंस की बात करूं तो हमारे पास 48 ऑप्शंस हैं, जिसमें लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस एक ये हमारे पास ऑप्शन है, कुछ लिस्ट हमारे पास ये है और कुछ लिस्ट हमारे पास ये है। तो शायद आपको यहां पर कोचिंग किसकी नहीं मिलेगी जल्दी जल्दी, वो है शायद एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेस की। एग्रीकल्चर अगेन हो सकता है आपका ऐसा बैकग्राउंड है तो आपको कोचिंग इसकी ज्यादा ना मिले। अदरवाइज एंथ्रो की कोचिंग मिल जाएगी, बॉटनी की, केमिस्ट्री की, सिविल इंजीनियरिंग की। अगेन यहाँ पर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोचिंग देते हैं, गेट वाले, तो कहीं ना कहीं वहां से एक हमें एज मिल जाता है, वी कैन गेट अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल देयर। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की मिल जाएगी, अकाउंट इकोनॉमिक्स की मिल जाएगी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेम आइडिया, ज्योग्राफी की मिल जाएगी। व्हेन इट कम्स टू जियोलॉजी, तो फॉरेस्ट के लिए कई बार अलग से कोचिंग मिल जाती है, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, तो यहाँ भी आपको कोचिंग की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। हिस्ट्री की बात करें यहाँ भी मिल जाएगी। तो और आगे चलते हैं, और कौन से सब्जेक्ट हैं। मैनेजमेंट की बात करें मिल जाएगी, मैथमेटिक्स की मिल जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेम कैटेगरी में फॉल करेगा। मेडिकल साइंस थोड़ा सा मुश्किल होता है इसकी कोचिंग मिलना, बट जो मेडिकल साइंस से बिलोंग करता है वो उतना पढ़ाई करके आता है कि उसको शायद कोचिंग की जरूरत नहीं है, वो खुद भी इसको कर सकता है। बट अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट सो आई विल नॉट से दिस, बट इसकी कोचिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई एम नॉट अवेयर कि मेडिकल साइंसेस की अलग से ऑप्शन की कोचिंग मिलती है या नहीं। ये मिलती है, ये मिलती है, ये मिलती है, ये मिलती है, ये भी मिलती है। स्टैटिस्टिक्स अगेन आई एम नॉट श्योर। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मैकेनिक आपका बैकग्राउंड ही इंजीनियरिंग है तो आपके पास ऑप्शनल है ये वाली, आपके पास पीछे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, वो ले लीजिए। अब जब ये लेते हो तो एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है, सर यहाँ पर तो ये फैक्टर प्रॉब्लमेटिक है कि इसका ओवरलैप विद जीएस नहीं है। डेफिनेटली है, वो आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। इफ यू आर गुड इन दैट सब्जेक्ट, या आपको लग रहा है कि आपके पास एक हेड स्टार्ट है, तो वहां पे जो भी टाइम बचेगा उसमें हम ज्यादा जीएस कर लेंगे बैठकर। और अगर आपको लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर आई विल सजेस्ट लेटर ऑन कि डेफिनेटली देखिए कि ओवरलैप विद जीएस कितना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट मीन टू से कि ओवरलैप विद जीएस कम होगा तो प्रॉब्लम है, नो ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स ऑप्शन से टॉप होता है, इंजीनियरिंग के ऑप्शन से टॉप होता है, AIR 1 ऑफ 2023, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, लॉन्ग बैक आई डोंट रिमेंबर 2018 और 19 में मैथ्स ऑप्शन से टॉप किया गया था। कोई जीएस के साथ ओवरलैप नहीं है तो हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज AIR 1-2। तो आप ये देखिए कि वो एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो जाता है। हमें क्या देखना है, जनरली जो स्टूडेंट्स का निकल रहा है उसमें क्या ओवरलैप विद जीएस का रोल प्ले होता है या नहीं होता। एंड अनडाउटेडली ओवरलैप विद जीएस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैं कहूंगा आप ध्यान में रखिए अपना ऑप्शनल चुनते हुए। तो अभी तक हमने क्या डिसाइड किया कि अगर प्रायर बैकग्राउंड में इंटरेस्ट नहीं था तो ये खत्म हो जाएगा। गाइडेंस के लिए लार्जली सब्जेक्ट्स की मिलती है, एक्सेप्ट लिटरेचर वाले ऑप्शनल्स की या कुछ गिने चुने, और ये हम जल्दी से डिसाइड कर पाएंगे क्योंकि जिसको मैथ्स लेना है उसको समझ आता है कि उसको मैथ्स लेना है, जिसको केमिस्ट्री लेनी है उसको समझ आता है कि केमिस्ट्री लूंगा। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा ऑप्शनल लिया जाए। जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो इन पैरामीटर्स में आती है, इंटरेस्ट में, ओवरलैप में, लेंदी में, सक्सेस रेट में। फिलॉसफी ऑप्शनल छोटा ऑप्शनल है, बोला जाता है एंथ्रो एंड सोशो भी छोटे ऑप्शनल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका सक्सेस रेट ज्यादा है, नो। लार्जली सक्सेस रेट सिमिलर है टू अदर ऑप्शनल्स, एंड फॉर दिस यू शुड गो
एंड एक बार यूपीएससी की साइट पर जाकर आप यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके वहां पर आपको 2021 तक का डेटा मिल जाएगा, सक्सेस रेट लिखा है। तो सक्सेस रेट एक सेम कैटेगरी में रिवॉल्व करता है 7 to 10% की कैटेगरी में फॉर मोस्ट ऑफ द फेमस ऑप्शनल्स, चाहे वो लेंदी हो चाहे वो छोटा हो। तो लेंदी वाला जो आर्ग्यूमेंट है, मैं पर्सनली उसको बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट नहीं मानता, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट लेंदी है पबैड जैसा या हिस्ट्री जैसा या ज्योग्राफी जैसा, तो उसका कहीं ना कहीं जीएस में मदद मिल जाती है एंड वी आर एबल टू गेट थिंग्स डन। तो मेरे अकॉर्डिंग लेंदी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, सक्सेस रेट को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। मार्केट में बातें चलती हैं अभी पबैड नहीं चल रहा है, अभी पीएसआईआर चल रहा है, ये सब बातें गलत बातें हैं। देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ऑप्शनल्स, दे हैव नॉट डन देयर प्रिपरेशन वेल एंड दे आर नॉट एबल टू स्कोर। एंड उसी साल में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने उसी ऑप्शनल के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो सक्सेस रेट एक गलत पैरामीटर दिखाया जाएगा, दिखाया जाता था एक समय, ज्योग्राफी नहीं चलता था, बीच में से बात होती थी हिस्ट्री नहीं चल रहा है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन श्रुति शर्मा केम एंड शी टॉप विद हिस्ट्री ऑप्शनल, तो अभी लग रहा है नहीं नहीं हिस्ट्री का भी ठीक चल रहा है। तो ये जो है वो इंपेरिकल एविडेंस के बेस पर बातें नहीं होती हैं, सब्जेक्टिविटी है सारी की सारी, हमें नहीं पता एक्चुअली में, क्योंकि किसी के पास वो सैंपल स्पेस होती नहीं है जिससे कि आप एक प्रॉपर एनालिसिस करके, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके ये बता सकें कि हाँ इसका सबसे ज्यादा है। हमारे पास सोर्स क्या है, यूपीएससी है, वहां जाकर देखोगे तो सक्सेस रेट नेचुरल साइंस सॉरी सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स की आपको सेम कैटेगरी में मिलेगी। नेचुरल साइंसेज मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इसकी सक्सेस रेट आपको ज्यादा मिलेगी। वो ज्यादा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ही बहुत कम ले रहे हैं और जो ले रहे हैं उसमें से एक डिसेंट नंबर निकाल दे रहा है, तो वहां पर आपको ज्यादा मिलेगा सक्सेस रेट। बट अगर मैं फेमस ऑप्शनल्स की बात करूं कि पबैड है या फिर पीएसआईआर है या सोशो है या एंथ्रो है या हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, जनरली ये फेमस ऑप्शनल्स हैं, इनमें गाइडेंस भी मिलती है। कुछ कोई लेंदी है थोड़ा सा, कोई कम है, किसी का ओवरलैप जीएस के साथ ज्यादा है, किसी का कम है, बट लार्जली सक्सेस रेट सिमिलर सा ही है। हाँ, किसी का पिछले 3 साल से थोड़ा ट्रेंड ऊपर जा रहा है, किसी का पिछले 3 साल से थोड़ा ट्रेंड नीचे जा रहा है, बट अगेन ये गलत पैरामीटर है, बिकॉज योर प्रेपरेशन योर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज हो सकता है आपको बिल्कुल 300 के स्पेक्ट्रम पे ले जाए, और एक एवरेज इंसान को जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया उसको 2220 230 पे ले आए। बट इनका एवरेज भी देखा जाए तो भी 250 प्लस में ही आता है, विच इज फाइन, हमारे लिए काम बन जाएगा। उसके बाद जितना आपकी मेहनत होगी उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट जरूरी है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के साथ अनडाउटेडली 2 साल तो बिताने पड़ेंगे। इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट इन योर फेवर तो हो सकता है 3 या 4 साल भी बिताने पड़ जाए। तो इंटरेस्ट जरूर देखिएगा, बट ये पैरामीटर थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि क्या मेरा इंटरेस्ट एब्स्ट्रैक्ट में आता है तो मैं फिलोसफी सोचता हूँ, बट अगर मेरा इंटरेस्ट एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आता तो मैं फिलोसफी छोड़ देता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा, क्या मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो कुछ पीएसआर जैसा देख लेता हूँ, अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट आता है तो पबैट देख लेता हूँ, अगर मुझे सोसाइटी जानने में इंटरेस्ट आता है कि रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं, तो सोशो देख लेते हैं, अगर एंथ्रो बायोलॉजी है या फिर एथनिसिटी है और विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, अगर ये सब पढ़ने में मजा आता है तो एंथ्रो जैसा सब्जेक्ट देख लेते हैं। और अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो ट्रस्ट मी, फेमस ऑप्शंस में से आप कोई भी ले लीजिए, यू विल बी एबल टू गेट थिंग्स डन, बिकॉज सफिशिएंट गाइडेंस अवेलेबल हो जाती है। और जनरली पबैड पीएसआईआर सोशो ये सब्जेक्ट्स जो हैं दे आर और इवन आई विल इंक्लूड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इन दिस, दे हैव बीन टेकन बाय स्टूडेंट्स सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब ऐसे ऑप्शनल्स हैं जिसको पढ़ के बच्चों को मजा आता है और इंटरेस्ट भी जनरली डेवलप हो जाता है। फिलोसफी में हर किसी का नहीं होता, एंड इसीलिए फिलोसफी लेना है वो उसी को उस वही लेगा जिसका एब्स्ट्रैक्ट में मन लगता है। तो इंटरेस्ट का मतलब ये होता है। इसके बाद मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप चाहे जाकर सिलेबस देख लो, चाहे आप जाकर पुराने पेपर उठाकर देख लो, एंड चाहे आप 2-3 डेमो वीडियोस भी देख लो, यू विल नॉट बी एबल टू कम टू अ सर्टेन कंक्लूजन कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। देयर यू विल हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ कि ठीक है, हमको नहीं पता कि सोशो लेना है, पबाड लेना है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन लेना है या एंथ्रो, बट थोड़ा सा समझ आता है कि पबैड और पीएसआई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, एंथ्रो है थोड़ा सा नेचुरल साइंसेज की तरफ टिल्टेड है। तो अब देख लेते हैं क्या पढ़ने का मन है, and it will work for you simply because of the fact it has been working for a lot of students, तो आपके लिए भी काम कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
तो इंटरेस्ट को ध्यान में रखो टू द एक्सटेंट कि कहीं एब्स्ट्रैक्शन में तो नहीं चलेगा एकदम से, या जियोलॉजी तो नहीं उठा लिया, बिल्कुल भी नहीं समझ आता। अदरवाइज इन सब के इंटरेस्ट में, इन माय हम्बल ओपिनियन, यू विल नॉट बी एबल टू कम टू अ कंक्लूजन कि अच्छा ये मेरा इंटरेस्ट है। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कुछ समय का कि ला पाना मुश्किल होता है। फिर भी आपका मन करता है तो आप सिलेबस देखिए, पुराने पीवाईक्यूज देखिए, कुछ डेमो वीडियोस देखिए, एंड उसके बाद चीजें नहीं काम करेंगी तो थोड़ा सा फेथ फैक्टर आएगा। तो अगर मैं कंक्लूड करने चलूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जुड़ा हुआ है, बट ये इनिशियल स्टेज में आई थिंक एवरीबडी इज एबल टू क्लियर दिस स्टेज। ये एक स्टेज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होती है, और गाइडेंस की भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मार्केट में सफिशिएंट गाइडेंस अवेलेबल है। अगेन, इफ नॉट फॉर द लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स या फिर कुछ सर्टन ऑप्शनल्स। हैविंग सेड दिस, अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो, AIR1 AIR2 कब? 2024। बैकग्राउंड बायोकेमिस्ट्री था, ऑप्शनल PSIR था, फिर भी निकल गया। कॉमर्स ग्रेजुएट, ऑप्शनल PSIR, फिर भी हो गया। AIR1 AIR2 2023 ऑप्शनल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेम सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन। कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे ऑप्शनल सोशियोलॉजी, बिल्कुल बदल दिया, फिर भी निकल गया। ये वो एग्जांपल्स हैं कि आपका बैकग्राउंड और ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, जो उनको सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ही नहीं, तो अब क्या ले? अब जो बचा है उसमें से चलो सोशल ले लिया, सोशल में भी फोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगा, वो निकाल दिया। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, PSIR लेके निकाल दिया। कॉमर्स ग्रेजुएट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लेकर निकाल दिया। अगेन, इसीलिए कहा कि बैकग्राउंड यहां पर मैटर कर गया, बट दैट इज अ सब्जेक्टिव कॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो वो आपकी सब्जेक्टिव कॉल होगी, बिल्कुल आप वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बैकग्राउंड मैटर 100% करेगा इफ यू आर गुड इन योर सब्जेक्ट, नहीं तो फिर फेमस ऑप्शन में से कुछ भी ले लूंगा। अब आता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, विच मीन्स यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको कब ये ऑप्शनल फाइनलाइज करके स्टार्ट करना है। जैसे ही डिसीजन लिया जाएगा वैसे ही फियर कम होगा, वैसे ही होप बढ़ जाएगी। जब तक डिसीजन नहीं लिया जाएगा तब तक अनसर्टेनिटी है, एंड जिंदगी में जब जब अनसर्टेनिटी है तब तक फियर है, जब जब फियर है हम काम नहीं कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। जितना तुम्हारी जिंदगी से अनसर्टेनिटी खत्म होगी, पॉलिटी कहां से पढ़ू, इकोनॉमी कहां से पढ़ू? एक बार उस अनसर्टेनिटी को खत्म कर लो और उसके बाद स्टार्ट होता है मेन प्रोसेस पढ़ाई का। वी हैव टू रीच देयर। अनसर्टेनिटी खत्म करो। अंडरस्टैंडेबल है दैट यू विल टेक सम टाइम इन डिसाइडिंग योर ऑप्शनल, बट take a final call and then start the preparation. Why? Because till the time you don't start, there is going to be a certain timeline to which you will not be able to abide by. एक ऑप्शनल की टाइमलाइन होती है, जनरली एक्सेप्टेड टाइमलाइन है। क्या है टाइमलाइन? ये टाइमलाइन है कि हम अगर 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो जून या जुलाई ऑफ 2025 में ऑप्शनल्स शुड स्टार्ट, so that by October, November और December, depending on the optional, हमारा ऑप्शनल फिनिश हो जाए। And then for the next few months, which is generally 2 to 3 months, here will start the process of consolidation, revision, answer writing and test series. अगर आपको ये साइकिल अगर आप ये साइकिल पूरा नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहां मैं स्टार्ट करूंगा तो यहां मेरे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे, साथ साथ में डिपेंडिंग ऑन माय ऑप्शनल आंसर राइटिंग भी करूंगा। तो अगर आपका ऑप्शनल PSIR, पबैड, सोशियो, एंथ्रो जैसा है, ज्योग्राफी जैसा भी है फॉर दैट मैटर, वहां पे आप सीखोगे डायग्राम कैसे कैसे बनाना है, तो आप कॉन्सेप्ट के साथ आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दोगे इस समय,
क्योंकि नो मैटर वॉट एवर द ऑप्शनल इज, इट विल रिक्वायर 4, 5, 6 months ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शनल इट विल वेरी. जब यहाँ फिनिश हो जाएगा तो अब कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कुछ आंसर भी लिख लिए हैं. स्टूडेंट्स समटाइम्स डोंट डू दिस एंड देन द प्रॉब्लम इज कि वो कॉन्सेप्ट्स भी याद नहीं रहते क्योंकि उनको लिख कर ही नहीं देखा है. अब फेज आएगा, उससे भी इंपॉर्टेंट फेज, जो डिपेंडिंग ऑन, हो सकता है दिसंबर में स्टार्ट हो जाए, हो सकता है जन में स्टार्ट हो, बट स्टूडेंट्स के लिए, किसी के लिए जन तक एक्सटेंड होता है, किसी के लिए फेब तक एक्सटेंड होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर पीटी प्रिपरेशन. इस फेज में जितना भी कर लिया है उसकी कंसोलिडेशन होगी, उसकी रिवीजन होगी, उसकी फिर और आंसर राइटिंग की जाएगी और उसकी टेस्ट सीरीज भी की जा सकती है. कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? आपके पास हो सकता है क्लास डिक्टेशन है, आपके पास हो सकता है क्लास हैंडआउट है, आपके साथ हो सकता है कि कुछ लेट्स से एक रिटन मटेरियल भी आपको रेफरेंस मिला हुआ है, आप सब पढ़ के उसको एक जगह लेकर आते हो, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन. और ये जब कंसोलिडेशन करते हैं साथ में ही आंसर राइटिंग भी चलती रहती है, साथ में रिवीजन चलती रहती है. ये साइकिल मिस हो जाएगा फॉर 2026 इफ यू डोंट स्टार्ट इन टाइम, विच इज जून और जुलाई ऑफ 2025. इस साइकिल में क्या होता है, आपकी एक बार कंप्लीशन हुई, इसके बाद एक रिवीजन यहां हो गई. अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट पीटी के टाइम पे दोबारा से रिवीजन होगी, जिसमें जनरली सिर्फ टेस्ट सीरीज की जाएगी, क्योंकि हम 3 घंटे के अंदर आंसर लिखना सीखेंगे कि इतने ही समय में हमें जल्दी से आंसर कैसे लिखना है. तो ये साइकिल मिस मत कीजिए. ये साइकिल स्टार्ट होगा इस समय 2027 में है, तो आप 2026 में ये साइकिल ले लीजिए ऐसे. हाँ, अगर किसी को लगता है कि उनकी ग्रास्पिंग पावर कम है, उनको ज्यादा समय लगता है, तो ये 2027 के लिए भी वैलिड हो जाएगा. अदरवाइज दिस इज वैलिड फॉर दोज राइटिंग इन 2026. तो जिसको 26 में पेपर लिखना है वो इससे लेट नहीं हो सकता व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग देयर ऑप्शनल. अदरवाइज बाय द टाइम यू हैव डन योर पीटी, इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, जब मैंने ये साइकिल पूरा कर लिया तो अब मैं आ जाऊंगा इस टाइम पर, मई ऑफ 2026 तक मैं क्या करूंगा, यहां तक मैं पीटी कर रहा हूं. ये जैन 2026 है मेरा. अब जैसे ही पीटी खत्म होगा और पीटी टू मेंस के बीच का जो भी टाइम होगा, मैं वहां पर क्या करने वाला हूं, टेस्ट सीरीज ऑप्शनल की अलोंग विद द अदर टेस्ट सीरीज. तो ये, इसके बाद जब हम जाकर आंसर लिखते हैं फाइनल डे, देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट यस यू विल बी एबल टू टच 300, या आप उसको 280 तक स्कोर ले जाएंगे, 300 320 वट एवर बी द केस, डिपेंडिंग ऑन आपने कैसे तैयारी की है. तो ये साइकिल मिस मत कीजिए. और ये साइकिल तभी स्टार्ट होगा इफ यू फाइनली डिसाइड on the optional. Decide on the optional, start taking action and start winning. Thank you so much everyone. I hope this video helps you in whatever possible manner, and if you do like the content then please do hit the like button, comment भी दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा. YouTube को थोड़ी मदद मिलेगी हमारी वीडियो को ऊपर लाने में, and we'll keep making good content for you. With this, thank you so much everyone. I'll see you very soon in the next video.